हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों से माफी चाहता हूं कि मैं काफी दिनों से आपके बीच हाजिर नहीं हो पाया। वजह यह थी कि मैं जर्नलिज्म की अपनी मास्टर्स की तैयारी के लिए पिछले दिनों काफी बिजी रहा। अब मैं आपके बीच मौजूद हूं और उम्मीद करता हूं कि अब हम और आप लगातार साथ रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सियासी हलके में भूचाल ला दिया है। इस फैसले से भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी की चीखें निकल गई हैं। अब इनकी मजबूरी है कि पूरी बेगैरती के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कोई काट तलाश करें। हालांकि सियासी बेगैरती के मामले में सभी राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे से ज्यादा महान दिखने की कोशिश करते रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि बिहार के पलटू कुमार को जयंत चौधरी की महानता तो अभी बिल्कुल ताजा ताजा है, लेकिन एक बात तो तय है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बेगैरती के मामले में कितनी ही बड़ी कोशिश कर ले, लेकिन भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा ही मामला है जिसमें हम भाजपा की बेगैरती की चरम सीमा देख सकते हैं। अब आप दिल थाम कर देखिए इस वीडियो को, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि इलेक्टोरल बॉन्ड असल में क्या है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भाजपा के लिए सियासी सुनामी खड़ी कर दी है। एक बात और दोस्तों, इस बार हमने अपने वीडियोस का पैटर्न थोड़ा चेंज करा है। यानी आपको समझाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उन पत्रकारों की रिपोर्ट्स को जिन्होंने गोदी मीडिया के इस दौर में भी सरकार से डरे बिना पत्रकारिता की लाज रखी है। साथ ही हम उन एक्टिविस्ट, समाज सेवकों और पॉलिटिशियंस के बयानों को भी आपको दिखाएंगे जो ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत कम वक्त में समझा दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड असल में है क्या भला। देखिए, जैसे आपको किसी को पेमेंट करनी होती है तो आप उसे चेक दे देते हैं। फर्ज कीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे चेक नहीं लेता क्योंकि चेक बाउंस भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में आप उसे डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट दे देते हैं। डिमांड ड्राफ्ट यानी एक तरह का कैश चेक, क्योंकि उसे आप पैसे देकर बैंक से खरीदते हैं। जिसे भी आप डीडी देंगे वो उसे बैंक से भुना सकता है, यानी कैश करा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक तरह का डीडी है, जिसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ की कीमत तक का खरीद सकते हैं। और ये डीडी यानी इलेक्टोरल बॉन्ड आप अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं, जो इसे बैंक से भुना सकती है यानी कैश करा सकती है। अब हम आकाश बैनर्जी सर से इसे थोड़ा विस्तार और मजेदार ढंग से समझते हैं। 2017 में देश पर ठूसा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो भी बैकडोर एंट्री से। फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल बनाकर संसद में लाया गया, जिससे राज्यसभा को बाईपास कर दिया जाए। सरकार ने कहा कि हम कर रहे हैं, कुछ सोचकर ही कर रहे होंगे। ये नहीं बताया कि देश के लिए सोच रहे हैं या अपनी। सरकार का लॉजिक था कि कैश को, ये जो बोरियों में कैश आता है इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए, उसको रोकना होगा। इलेक्शन फंडिंग को डिजिटल बनाना होगा, बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करना होगा, ट्रांसपेरेंसी लाना होगा, और साथ ही साथ क्यों ना हम डोनर को गुमनाम बना दे। अरे ताकि उससे कोई पार्टी, कोई पॉलिटिशियन परेशान ना करे कि तुमने इस पार्टी या उस पार्टी को इतना पैसा क्यों दिया है, ये तुम्हारा लॉजिक क्या है, क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया। अब आप तो जानते ही हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस और प्रिवेसी के मामले में यह सरकार कितनी सीरियस है। एनीवेज, बैक टू सीरियस टॉपिक। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, सीपीआईएम और कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सम पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वोटर के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कहां से कितने पैसे लिए, यह वोटर का जानने का अधिकार है, उसको हक बनता है। पॉइंट नंबर 2 कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन, डेमोक्रेसी दोनों में ही ट्रांसपेरेंसी को लाता नहीं, मारता है। इलेक्शंस जीतने के बाद जीतने वाली पार्टी जानती है
किसने कितना पैसा दिया, तो बदले में उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कौन सी फंडिंग दी जा रही है, कौन से कॉर्पोरेट्स बेनिफिट कर रहे हैं, ये हमें तो मालूम ही नहीं। देखा आपने, यानी सरकार ने उस समय संसद में ये कहकर खुद को बहुत बड़ा पारसा साबित किया कि इस कानून में चंदा देने वाले की गोपनीयता का इतना ख्याल रखा गया है कि जीतने वाली पार्टी को भी, यानी जिस पार्टी की सरकार होगी उसे भी ये नहीं पता होगा कि किस बिजनेसमैन ने किसको कितना पैसा दिया, ताकि वो खुद को पैसा देने वाले लोगों को ना तो नाजायज फायदा पहुंचा सके, ना ही विपक्षी पार्टियों को पैसा देने वाली कंपनियों को कोई नुकसान। सुनिए तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का वो बयान। इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी आएगी कि जो व्यक्ति डोनेशन देता है उसकी बैलेंस शीट में यह रिफ्लेक्ट होगा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। स्वाभाविक है किसी ना किसी राजनीतिक दल को दिए होंगे, किसको दिए होंगे इसकी जानकारी नहीं होगी। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नोटिफाइड अकाउंट में हर वर्ष कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उसकी रिटर्न इलेक्शन कमीशन के सामने भरेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि इस सिस्टम में कोई गोपनीयता नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, बल्कि चंदा देने वाले ने किसे और कितना पैसा दिया है इसे जानने का जुगाड़ सरकार ने कर लिया है। अरे भाई, इस पूरे मामले का एक बहुत खतरनाक पहलू है, उसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सुनिए आकाश बैनर्जी सर से। शेल कंपनीज के डोनेशंस अलाउ करने से हमारे देश की इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को खत्म किया जा रहा है। नेट बोले तो चाइना की एक कंपनी शेल कंपनी के द्वारा बड़े बड़े पार्टीज को डोनेशन इंडिया में दे सकती है और फिर चाइना कोई भी एक्शन ले हम कुछ नहीं करेंगे, वो हमारे देश पर घुस आए, हमारा जमीन ले ले, लेकिन हम चाइना से इंपोर्ट्स और ज्यादा करते रहेंगे। क्या इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मदर सिस्टर नहीं हो जाता है? बात तो सही है। समझ में आया आपके? यानी एक तरफ तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सरकार को तो मालूम है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, लेकिन दूसरी तरफ बाकी सियासी दलों को इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। इससे होगा ये कि गैर भाजपा पार्टियों को पैसा देने वाली कंपनियों की नकेल कस दी जाएगी और भाजपा को पैसे देने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इसी तरह शेल कंपनी यानी वो कंपनियां जो सिर्फ कागजों में हैं, हकीकत में नहीं, ऐसी कंपनियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को पैसा और जितना चाहे उतना पैसा दे सकती हैं और भाई बदले में सरकार से अपने फायदे की नीतियां बनवा सकती हैं। इस बात के खतरे को और गहरा समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले देश में चाइना के प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक बड़ा तूफान खड़ा हुआ था। अंधभक्तों ने अपना पुराना कबाड़ा चाइनीज टीवी, लैपटॉप, लाइटें सड़कों पर तोड़ दिए थे। आज हालत यह है कि चाइना से हमारे देश में आने वाले सामान की संख्या सैकड़ों गुना बढ़ चुकी है, बावजूद इसके कि चाइना के हमारी जमीन में घुसने की खबर आम है। यानी यह भी जांच का विषय है, सब्जेक्ट है कि हमारे यहां बंद होते कारखाने और चाइना से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा इंपोर्ट का संबंध कहीं चाइनीज शेल कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदारी से तो नहीं। ये बात तो मामूली से मामूली अक्ल वाला भी समझ सकता है कि चंदा देने वाले बिजनेसमैन, नारे लगाने वाले अंधभक्त तो है नहीं। वो तो पहले अपने फायदे नुकसान का हिसाब लगाएंगे और बाद में चंदा देंगे। यानी इस हाथ ले और उस हाथ दे, यानी पैसे वाले के हाथ धंधा और भक्तों के हाथ घंटा। आइए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस मामले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जनप्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून में किए गए संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं, सूचना के अधिकार के विरुद्ध है और असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में किए गए संशोधन से कॉर्पोरेट द्वारा असीमित चंदा दिया जाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड जारी करने वाले स्टेट बैंक से कहा है कि सबसे पहले बॉन्ड की बिक्री तुरंत बंद करे। 3 हफ्ते के भीतर जिन व्यक्तियों और कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी जानकारी तैयार की जाए। हर बॉन्ड जो जारी किया गया है उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बॉन्ड को किसने खरीदा, किस पार्टी को मिला, कितने का था और किस दिन भुनाया गया, इसकी जानकारी भी देनी होगी।
कोर्ट ने कहा कि जिन बॉन्ड को भुनाया नहीं गया है और जिनके समाप्त होने में अभी 15 दिन शेष हैं, राजनीतिक दलों को वह बॉन्ड लौटाना पड़ेगा। अब हम ईमानदार पत्रकारिता के आइडियल कहे जाने वाले रविश कुमार सर से समझेंगे कि इस कानून को बनाकर भाजपा ने दौलत की ताकत से किस तरह कांग्रेस सहित सभी गैर भाजपाई सियासी पार्टियों को अपने सामने बौना कर दिया। एक छोटी सी मिसाल से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्च 2023 तक कांग्रेस के खाते में चंदे की कुल रकम 162 करोड़ रुपए थी, जबकि भाजपा के खाते में 5425 करोड़। आपने फर्क देखा, कहां 162 करोड़ और कहां 5425 करोड़। अब आप खुद सोचिए कि चुनावी मैदान में कोई भी पार्टी भाजपा का मुकाबला कैसे कर पाएगी। चलिए सुनते हैं रविश सर को। जो राज था उसका पर्दाफाश होने जा रहा है। जब सारे डिटेल्स सामने आएंगे और साफ साफ हो जाएगा कि बीजेपी को कौन कौन सी कंपनी चंदा दे रही थी, कौन कौन से उद्योगपति चंदा दे रहे थे और सरकार उस कंपनी और उद्योगपति के फायदे के लिए क्या क्या कर रही थी, गोदी मीडिया उसके पीछे पीछे क्या कर रहा था। 2014 के बाद से बीजेपी का कोई भी चुनावी अभियान देखिए, रैलियों की सजावट से लेकर अखबारों और चैनलों में विज्ञापन तक देखिए, राजनीति में पैसे के घोषित अघोषित ज्ञात अज्ञात खर्चे के सारे सवाल ही गायब हो गए। सबको दिख रहा था मगर कोई पूछ नहीं रहा था। धर्म के नाम पर लोग तमाम तरह के अधर्मों को बर्दाश्त कर रहे थे। लगातार खबरें छप रही थीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से आने वाला चंदा सबसे अधिक बीजेपी के पास जा रहा है। 6,500 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला है। बॉन्ड के अलावा चंदे के रूप में भी कॉरपोरेट का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का आंकड़ा है कि 2022-23 में जितने भी कॉरपोरेट बॉन्ड बिके हैं उसका 90% बीजेपी को गया है। 2022-23 के बीच कॉरपोरेट ने 850 करोड़ का चंदा दिया, इसमें से 719 करोड़ का चंदा केवल बीजेपी को गया, कांग्रेस को मात्र 79 करोड़। तो इस तरह कई हजार करोड़ रुपए के चंदे से बीजेपी पैसे के मामले में सबसे ताकतवर पार्टी हो गई और आर्थिक क्षमता के हिसाब से भारत के राजनीतिक दलों के बीच भारी असंतुलन पैदा हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी। आखिर में न्यूज चैनल हमारी आवाज उन सभी पत्रकारों, वकीलों, सभी एक्टिविस्ट और राजनेताओं को सलाम करता है कि जो इस तानाशाह सरकार से डरे बिना भारत के लोकतंत्र और बाबा साहिब के संविधान को बचाने के लिए डटे हुए हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी की लड़ाई में उलझे हुए मुस्लिम समाज में से शादान फरासत, निजाम पाशा, आरफा खान जैसे और भी लोग आगे आएंगे जो देश और संविधान को बचाने और हर मजलूम के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा डटे रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और न्यूज चैनल हमारी आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि हमें किसी तरह की कोई आर्थिक सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती। हमारा काफी टाइम और पैसा अपनी इन रिपोर्ट्स को तैयार करने में लगता है। जब आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अपने भविष्य को लेकर हमारा हौसला और बढ़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।